Assalamu alaikum. This is Amar Manzoor Khan. So today I am here to cover our last chapter of autonomic nervous system pharmacology, which is adrenoceptor blockers और sympatholytics. Classification of sympatholytics, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. सिंपैथोलिटिक्स मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं. तो ये कौन से रिसेप्टर्स हैं हमारे पास? अल्फा बीटा रिसेप्टर्स. अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा को ब्लॉक करेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स. अल्फा ब्लॉकर्स में हमारे पास नॉन सेलेक्टिव भी आ जाते हैं जो अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर रहे होंगे और अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर रहे होंगे. ठीक हो गया. अल्फा 1 सेलेक्टिव भी आ जाते हैं जो सिर्फ अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे और अल्फा 2 सेलेक्टिव भी आ जाते हैं. ठीक हो गया. अब हमारे पास नॉन सेलेक्टिव में रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी. रिवर्सिबल के केस में ये होगा कि अगर हम फिजियोलॉजिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे बढ़ा देंगे तो वो इसके साथ कॉम्पीट करेगा और इसको क्या करेगा, इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा. रिवर्सिबल ब्लॉकर्स, इसके अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? फेंटोलामीन आ जाता है. इरिवर्सिबल के अंदर हम फिजियोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर को चाहे जितना भी बढ़ा दें तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि ये क्या है? इरिवर्सिबल है. और ये क्या होगा? नॉन कम्पिटिटिव होगा, नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर होगा. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है फिनॉक्सीबेंजामीन. फिनॉक्सीबेंजामीन जो है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे. ये वाला जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स जो है हमारे 2022 के पास क्वेश्चंस में भी आया था और उसके साथ उसने फियोक्रोमोसाइटोमा को पूछा हुआ था और उसके थोड़े से केस डिस्कस किए हुए थे, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. अल्फा 1 सेलेक्टिव में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? प्रेजोसिन, डॉक्सैजोसिन, टैमसुलोसिन वगैरह वगैरह. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है अल्फा 2 सेलेक्टिव. अल्फा 2 सेलेक्टिव में योहिम्बीन आ जाती है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम यूज़ करते हैं. अब है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स. सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स की जो ड्रग्स होंगे उनके नाम के आखिर में क्या आएगा? ओ लोल. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो बीटा ब्लॉकर है एटिनोलोल और प्रोप्रेनोलोल, ये इनमें से कौन सा नॉन सेलेक्टिव है, कौन सा बीटा 1 सेलेक्टिव है? क्योंकि ड्रग्स के बहुत ज़्यादा नेम है. तो आपने ये देखना है कि अगर ड्रग का नाम स्टार्ट हो रहा है A to M, ABCDEFGHIJKLM M तक, तो वो क्या होगी? बीटा 1 सेलेक्टिव होगी. अगर P से ऑनवर्ड्स किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ड्रग का नेम, तो वो क्या होगी? नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. अब देखें ये P से ऑनवर्ड है ना, तो P भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. तो नॉन सेलेक्टिव में प्रोप्रेनोलोल क्या है? नॉन सेलेक्टिव है. बीटा 1 सेलेक्टिव में एटिनोलोल हो गई और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स. बीटा 2 सेलेक्टिव में ब्यूटॉक्सामीन है. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये हमारे पास न्यूअर ड्रग्स हैं और ये काफ़ी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, लेबिटालोल और कार्वेडिलोल. इसके बाद हमारा आ जाता है क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, कि अल्फा ब्लॉकर्स हमारे क्लिनिकली कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. पहले हम देखते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा. ये एक रेयर ट्यूमर है किसका? एड्रिनल ग्लैंड का, जिसमें हमारे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं. ये हम इधर पढ़ेंगे. ठीक है. अब इसके अंदर हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? फिनॉक्सीबेंजामीन, विच इज़ इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. ठीक हो गया. अब ये इसकी क्या फार्माकोलॉजिकल बेसिस है वो हम आगे पढ़ेंगे. इसके बाद हाइपरटेंशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजोसिन. अच्छा, अब मुझे ये बताएं प्रेजोसिन क्या है? हमने पढ़ा अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है. ठीक है, अल्फा 1 ब्लॉकर है. अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करा रहे थे? वो करा रहे थे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन. जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया? हाइपरटेंशन. अब हम इन्हीं रिसेप्टर का ब्लॉकर दे देते हैं तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी नहीं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी नहीं, तो जिसकी वजह से हम इसे किस में ट्रीट कर रहे हैं? हाइपरटेंशन में ट्रीट कर रहे हैं. उसके बाद है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. अब जो हाइपरप्लेजिया होता है बिनाइन, पहले सिंपल देख लेते हैं. प्रोस्टेट इस तरह पड़ा होता है, इसके दरमियान में जो डॉट नजर आ रहा है ये यूरिथ्रा है. ये मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन बना दिया उसका. ठीक है. अब ये यूरिथ्रा पास कर रहे हैं दरमियान में से. जब क्या हो जाता है? हाइपरप्लेजिया हो जाता है उसका, तो इस यूरिथ्रा के ऊपर कंप्रेशन होती है. ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन की जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है. अब हमारा जो बिनाइन प्रोस्टेट क्या है? एक ग्लैंड. ग्लैंड किससे मिलकर बना होता है? स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा से. पैरेन्काइमा जो होता है वो एक्चुअल ग्लैंड होता है और स्ट्रोमा क्या होता है? उसका स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं, उसका कनेक्टिव टिश्यू होता है. अब जब हम बिनाइन प्रोस्टेटिक टैमसुलोसिन अल्फा ब्लॉकर देते हैं तो इसके अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्लॉक. अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करा रहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन. जब हम उनको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन. तो इसका अब जो प्रोस्टेट का इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर ऐसे, तो वो ऐसे हो जाएगा, रिलैक्स कर देगा. ठीक है, रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से यूरिथ्रा का पैसेज क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा यूरिथ्रा को ये हमारा प्रोस्टेट. एक तो ये हो गया. दूसरा, हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर और कहाँ पे होते हैं? जो ट्राइगोन का एरिया होता है जहाँ पर हमारी यूरिटर की ओपनिंग हो रही होती है, और दूसरा हमारा जो इंटरनल स्फिंक्टर है यूरिथ्रा का, यहाँ पर भी हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स. और उसके बाद हमारे यूरिथ्रा पर कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फा रिसेप्टर्स. अब इनको ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ की कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से यूरिन का पैसेज क्या हो जाएगा? इजीली वो हो जाएगा, पास हो जाएगा. उसके बाद हम अल्फा 2 ब्लॉकर योहिम्बिन किस में यूज़ करते हैं? मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में. उसके बाद हम आ जाते हैं आगे
प्रेजोसिन कॉजेज लेस टैकीकार्डिया एज कंपेयर टू फेंटोलामीन्स। ठीक है, अब प्रेजोसिन क्या है? अल्फा 1 ब्लॉकर। फेंटोलामीन क्या है? नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। वो कहता है कि ये कम टैकीकार्डिया कराते हैं एज कंपेयर टू फेंटोलामीन। कैसे? अब फेंटोलामीन क्या है? एक नॉन सेलेक्टिव है, रिवर्सिबल है और कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट है किसका? अल्फा रिसेप्टर्स का। अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं, दोनों का, अल्फा रिसेप्टर्स का। अल्फा 1 एंटागोनिज्म इफेक्ट, अल्फा 2 देखेंगे और उसके बाद टोटल इफेक्ट देखेंगे। अल्फा, अब फेंटोलामीन की बात हो रही है। अल्फा 1 एंटागोनिज्म इफेक्ट क्या होते हैं? वेजो डायलेशन। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहे थे, उनकी एंटागोनिज्म क्या करा देगी? वेजो डायलेशन। अब जब वेजो डायलेशन होगी तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू क्या आएगा? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्योंकि बैरो रिसेप्टर तो ये समझेंगे कि वेजो डायलेशन होगी है, उनके पास जो प्रेशर आ रहा है ब्लड का वो कम आ रहा है, तो वो समझेंगे कि बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा? हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, और वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे? हार्ट का टैकीकार्डिया करा देंगे। इसलिए रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इस तरह से होता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू। उसके बाद अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या होगा? उसके ब्लॉकेड से हमारे या एंटागोनिज्म। अब अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करा रहे थे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज जो था ना उसे इनहिबिट करा रहे थे। जब हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज था, जो इनहिबिट करा रहे थे, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? साइनैप्स के अंदर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे थे वो इंक्रीज हो जाएंगे, लाइक सिंपैथेटिक कंट्रोल बढ़ जाएगा। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है? हार्ट को अगेन टैकीकार्डिया कराती है। बीटा 1 इफेक्ट्स के थ्रू क्या कराएगी? बीटा 1 बीटा 2 इफेक्ट्स के थ्रू क्या कराएगी? टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर भी टैकीकार्डिया हुआ, यहाँ पर भी टैकीकार्डिया हुआ। दिस आल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व विच विल अगेन कॉज टैकीकार्डिया। सो फेंटोलामीन कॉजेज मार्क्ड टैकीकार्डिया। ठीक हो गया। बट प्रेजोसिन इज ओनली अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। दिस कॉजेज वेजो डायलेशन। ठीक है, ये वेजो डायलेशन करता है और रिजल्ट इन वीक रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इसमें टैकीकार्डिया होता है लेकिन काफी वीक होता है। दैट्स व्हाई प्रेजोसिन कॉजेज लेस टैकीकार्डिया एज कंपेयर टू फेंटोलामीन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रेजोसिन इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। प्रेजोसिन रिलैक्सेस स्मूथ मसल इन प्रोस्टेट, ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड दस हेल्प इन यूरिनरी पैसेज थ्रू द यूरिथ्रा। इसको मैं काफ़ी डिटेल से पीछे समझा चुका हूँ। इसके बाद हमने देखना है कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर अल्फा 1 ब्लॉकर का क्या इफेक्ट होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? एक ट्यूमर है जो प्रोड्यूस करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एक्सेस प्रोडक्शन जो है ना, ये सीवियर हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। किसमें? फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अब ये क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसके अंदर अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछें आपसे तो आपने फेंटोलामीन नहीं बतानी है, फिनॉक्सीबेंजामीन बतानी है। क्यों? क्योंकि फेंटोलामीन जो है हमारे पास कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? हमारे पास फिजियोलॉजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तो फेंटोलामीन देने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि ये कम्पीट कर जाएंगे उससे, अगेन हमारा जो इफेक्ट है वो आने लग जाएगा। तो हमने क्या देना है? नॉन कम्पिटिटिव देना है, जो कि हमारे पास क्या है? फिनॉक्सीबेंजामीन है। अल्फा ब्लॉकर सच एज फिनॉक्सीबेंजामीन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे और लोअर करेंगे रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। वो कहता है कि अल्फा ब्लॉकर देने से पहले बीटा ब्लॉकर हम क्यों नहीं दे सकते पेशेंट को? वाई बीटा ब्लॉकर शुडेंट बी यूज्ड प्रायर टू एस्टेब्लिशिंग अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेड इन दिस पेशेंट। ठीक हो गया। अब ये इसका आंसर ये है कि जो बीटा ब्लॉकर है ना, ये ब्लॉक करते हैं इफेक्ट को किसके? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के हार्ट के ऊपर, क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स हमारे मेनली कहाँ पर है? हमारे हार्ट के ऊपर है। अब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट है हार्ट के ऊपर, उसे तो ब्लॉक कर देंगे बीटा ब्लॉकर। इसका इफेक्ट क्या होगा कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, उसे तो अभी तक हमने ब्लॉक ही नहीं किया ना, तो उसके ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का अनअपोज्ड स्टिमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं तो वो सीवियर हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और इवन हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकेड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग टू पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यूजेस ऑफ प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल क्या है? हमारे पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इसके यूज क्या क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कैसे यूज होता है? प्रोप्रेनोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर का मतलब अल्फा 1 बीटा 1 को भी ब्लॉक कर रहा है, बीटा 2 को भी। बीटा 1 जो था वो क्या था? रेनिन रिलीज में काम कर रहा था। अब जब बीटा 1 को ब्लॉक किया तो रेनिन रिलीज क्या हो गया? खत्म हो गया। इसे यहां से देखते हैं। अब ये देखें,
आपने सिर्फ ये जगह देखनी है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, रेनिन क्या हो गया, कम हो गया। जब रेनिन कम होगा तो एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, नहीं। अब एंजियोटेंसिन 1 जब कम हुआ तो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, नहीं, वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है हमारे पास, वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, नहीं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी। इसकी वजह से हम उसे किस में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरस में। जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके हार्ट पे इफेक्ट होते हैं और हार्ट से रिलेटेड जितना भी इफेक्ट्स होंगे उनके अंदर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरस हो गया, उसके बाद हम एरिथमियास के अंदर, माइग्रेन के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर और एसेंशियल ट्रिमर्स के अंदर हम किसको, ट्रेमर्स के अंदर यूज़ करते हैं प्रोप्रेनोलोल, जो कि एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। एडवांटेजेस ऑफ टॉपिकल बीटा ब्लॉकर ओवर मायोटिक्स। मायोटिक्स क्या है, हमारे पास जो प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं हमारी आई के अंदर, ठीक है, प्यूपिल साइज को डिक्रीज कराती हैं। बीटा ब्लॉकर जो है वो प्यूपिल साइज को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नो मायोपिया, उसके बाद नो फ्लक्चुएशन इन इंट्राओकुलर प्रेशर, नो हेडेक, कन्वीनियंट ओडी बीडी डोजिंग, ओडी वंस अ डे, बीडी ट्वाइस अ डे डोजिंग, इसकी हमारे पास टॉपिकल बीटा ब्लॉकर की। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं हमारे पास, ब्रेडिकार्डिया बीटा ब्लॉकर है ना, तो साफ ज़ाहिर है जो हमने हार्ट के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट जो थे उन्हें ख़त्म कर दिया। बीटा 1 बीटा 2 जो है हार्ट पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट दे रहे थे, जब हमने उन्हें ख़त्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। अब जो ब्रेडिकार्डिया है ये मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है किसका, बीटा ब्लॉकर्स का। वर्सनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एजमा, अगर पेशेंट को पहले से एजमा है तो बीटा ब्लॉकर दिया, बीटा 2 ब्लॉकर, बीटा 2 रिसेप्टर जो था वो क्या करा रहा था, ब्रोंकोडाइलेशन। जब हमने बीटा 2 को ब्लॉक कर दिया तो ब्रोंकोडाइलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से एजमा के पेशेंट क्या हो जाएंगे, उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो वर्सन हो जाएगी। उसके बाद डिप्रेस्ड मायोकार्डियल कंडक्टिविटी, साफ ज़ाहिर है बीटा 1 इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा था, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था। अब हमने उसको ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगी, डिप्रेस्ड मायोकार्डियल कंडक्टिविटी एंड एक्साइटेबिलिटी। कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज ये भी हो जाएंगी, ठीक है। सेवियर हाइपोटेंशन, अब हमारे पास हाइपोटेंशन हमने कैसे देखना है, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो क्या होती है, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में से एक चीज भी डिक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जो कि क्या है, हाइपोटेंशन। अब ये देखें हमने बीटा ब्लॉकर दिए, यानी बीटा 1 ब्लॉकर भी दिया, बीटा 2 भी, हार्ट के ऊपर उनके स्टिमुलेटरी इफेक्ट खत्म हुए, ब्रेडिकार्डिया हुआ, इन सब चीजों की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुई, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुई तो हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ और वो क्या होगी, हमारे पास सेवियर हाइपोटेंशन, ठीक है। उसके बाद है कूलनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट इन द विंटर। उसके बाद हमारे पास है माइल्ड सिडेशन, विविड ड्रीम्स एंड डिप्रेशन, ये इसके दूसरे इफेक्ट्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर के, हाँ, ग्लाकोमा। इस चैप्टर के आखिर में ना एक टेबल है ग्लाकोमा का बना हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी उसके जो भी बेसिस हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे और वो पता नहीं कितना दफ़ा रिपीट हुए थे। अब ड्रग्स टू टर्मिनेट एन अटैक ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। अब इसके अंदर हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, कोलिनोमाइमेटिक्स, उसके अंदर पाइलोकार्पिन, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स में लेटेनोप्रोस्ट है, ये यूज़ कर सकते हैं, इनके नाम याद करने हैं आपने। बीटा ब्लॉकर में टाइमोलोल है। उसके बाद हमारे पास है कि अल्फा एगोनिस्ट के अंदर एपिनेफ्रिन और एप्रोडोनिडीन, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये हमारे पास क्या है, डायूरेटिक है, एसिटाजोलामाइड। ऑस्मोटिक एजेंट्स में मैनिटोल, ये सारी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा के अंदर। उसके बाद है हाउ डिफरेंट ऑटोनोमिक ड्रग्स लोअर इंट्राओकुलर प्रेशर, मतलब ये कैसे प्रेशर को कम करती हैं ऑटोनोमिक ड्रग्स। अब ऑटोनोमिक ड्रग्स इनमें से हमारे पास कौन कौन सी हैं, कोलिनोमाइमेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, अल्फा एगोनिस्ट हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी कौन सी हैं, ऑटोनोमिक ड्रग्स हैं। ये कैसे हमारे पास कम करती हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को। कोलिनोमाइमेटिक्स में कौन सी, पाइलोकार्पिन। अब पाइलोकार्पिन क्या कराती थी, सीलियरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती थी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ सीलियरी मसल है, एक यहाँ सीलियरी मसल है, इसने दरमियान में किसको पकड़ा हुआ है, लेंस को। यहाँ पर हमारे पास आयरिस आ जाता है और यहाँ से मेशवर्क होता है, जिसके अंदर से इसने क्या करना होता है, ड्रेन करना होता है एक्वस ह्यूमर ने। अब जब वो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगी तो ये हमारा जो लेंस है वो फ्लैटन हो जाएगा और इनके दरमियान जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आउटफ्लो जो है ना एक्वस ह्यूमर का वो इंक्रीज हो जाएगा। सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, ओपनिंग ऑफ ट्रेबेक्युलर मेशवर्क होगा जिसकी वजह से, और फिर क्या होगा, इंक्रीज्ड एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। अल्फा एगोनिस्ट कौन से होते हैं, नॉन सेलेक्टिव के अंदर एपिनेफ्रिन आ जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज्ड आउटफ्लो कराएगा, ठीक है, ये हमने बीटा 2 इफेक्ट्स में भी पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास अल्फा 2 सेलेक्टिव के अंदर हमने क्या पढ़ना है, एप्रोक्लोनिडीन है, ये क्या करती है, सॉरी यहाँ पर एप्रोक्लोनिडीन था, ये एप्रोक्लोनिडीन है। एप्रोक्लोनिडीन क्या करता है, डिक्रीज्ड एक्वस सिक्रीशन कराता है, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या देखने हैं, बीटा ब्लॉकर में टाइमोलोल है, ये क्या करता है, डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन, ये भी डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन करा। अब हमने देखना है फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एसीटाजोलामाइड इन ग्लाकोमा। एसीटाजोलामाइड क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है। अब इस एंजाइम का क्या काम था, इसने क्या कराना था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बनवा देना था, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड किस क्या आयोनाइज होकर बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब इनका क्या काम है वो हम पढ़ते हैं। So there is decreased formation of carbonic acid, hence decreased HCO3 negative. So there will be no tonic movement, no aqueous movement और hence reduced aqueous humus formation. Aqueous humus की जो formation है उसे decrease करा देता है, ठीक है। So acetazolamide reduces intraocular pressure and hence treat glaucoma. So this concludes our chapter and also our autonomic nervous system pharmacology. Hope so कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम CVS pharmacology में मिलते हैं। Thanks for watching.